हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एसएस मैम। तो मैं आप लोगों की एसएस मैम ई2 इंडिया और पीडब्ल्यू के साथ में मिलकर एक नया सफ़र आप लोगों के साथ शुरू करने वाली हूँ। इस सफ़र में हम क्लास 11th के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे नन्हे मुन्ने राहियों के लिए कुछ नया सा लेकर आने वाले हैं। हम इसके अंदर क्लास 11th की कंप्लीट, आई वुड से नीट और जेई, मैं किसी की भी बात करूं, हम उस सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वील डू वन शॉट्स, हर चैप्टर का अलग अलग टीचर्स आप लोगों के साथ में आने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है हमने एक लाइव सेशन लिया था 2 दिन पहले, जिसमें आप अपने सारे टीचर्स से मिले भी थे, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो इस सफ़र की शुरुआत आप लोग मेरे साथ में करने वाले हैं, अपनी एसएस मैम के साथ में करने वाले हैं। और हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। मैं ऐसा करती हूँ, चलो कोर्स के बारे में तो तुम लोगों को पता है, कौन कौन से फैकल्टीज इसके अंदर आने वाले हैं ये भी आप लोगों को पता है, कौन क्या पढ़ाने वाला है ये पता है, मेजरली सारी चीज़ें तुम्हें पता है। तो मैं वो सब छोड़ के फिलहाल अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे फोकस करती हूँ। क्लास 11th का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है क्लास 11th की कंप्लीट बायोलॉजी को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहली यूनिट में हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी या टैक्सोनॉमी जैसी चीज़ों को। इस यूनिट में हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है लिविंग वर्ल्ड। तो अगर मैं इस शब्द के बारे में बात करूं, मैं बात करूं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, तो तुम्हें क्या लगता है इस शब्द का मतलब क्या है? या इससे पहले मुझे जरा बताओ बायोलॉजी का मतलब क्या है? कुछ शब्द लिखने वाली हूं मैं, एक एक करके उनका मतलब देखते हैं, फिर ये चैप्टर शुरू करेंगे। बायोलॉजी इज नथिंग बट स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ पे हमारी लाइफ की स्टोरी बायोलॉजी है। कहाँ देखा मैंने, कहाँ से बोल रही हूँ? एनसीईआरटी क्या, जब ये यूनिट शुरू हो रही है उससे पहले हमेशा हर यूनिट से पहले एक समरी दी है, या आई वुड से एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया है, उसी की पहली लाइन बता रही हूँ आप लोगों को। यू गाइज विल नॉट बिलीव, मैंने क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं इस इंट्रोडक्शन से, यूनिट के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं, चैप्टर्स की समरी से क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी। तो आप लोग एक बार उसको भी स्टडी करें तो आपको भी फायदा मिलेगा। खैर, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हम लाइफ की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि भैया लिविंग क्या होता है? व्हाट इज अ लिविंग? ये क्या है जिसके बेसिस पर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम तो जीव हो, तुम जिंदा हो, तुम में जान है, और कोई है जिसमें जान नहीं है? इस लकड़ी की कुर्सी में जान नहीं है, इस बोर्ड पे जान नहीं है, मैं जिस कैमरा में तुम्हें देख रही हूँ उसमें जान नहीं है, पर कैमरा के इधर मैं और कैमरा के इधर तुम, इस कमरे में रखे हुए पेड़ पौधे, या खैर यहाँ पे तो नहीं है, पर चूहा छिपकली, इन सब चीज़ों में जान है। ऐसा क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझे कहोगे कि मैम हम सब ग्रो करते हैं, राइट? क्या बोलोगे अगर मैंने तुमसे पूछा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, जरा सोचो। यही बोलोगे, मुझे पता है, गिन के ले लो। तुम मुझे बोलोगे कि ये ग्रो कर सकते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। तुम मुझे बोलोगे कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ग्रोथ के बारे में बोलोगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बोलोगे, तुम बोलोगे कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, रेप्लिकेशन। ऐसे अलग अलग शब्द आप इसके बारे में बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले यही बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, ये हमने किन बेसिस पे डिसाइड किया है, किन फीचर्स पे डिसाइड किया है। तो हम सबसे पहले, आपकी सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है क्या, कि ग्रोथ की बात करते हैं।
हमें लगता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, और हम लिविंग क्यों है? क्योंकि हम ग्रोथ कर सकते हैं। चलो इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक एक करके सारी बातें डिस्कस करें। क्या तुम और मैं ग्रो करते हैं? बिल्कुल। इतने से पैदा हुए थे, इतने बड़े होते जा रहे हैं। किसी शादी ब्याह में फंक्शन में जाओ, एक ना एक आंटी हमेशा पकड़ के बोलती हैं, अरे बेटा तू तो इतनी लंबी हो गई, तू तो इतनी बड़ी हो गई, तुझ में तो बहुत ग्रोथ हो गई, यही बोलते हैं ना। तो यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, एकदम सही बात है। अच्छा, अगर मैंने बोला, मैं बायोलॉजिकल टर्म में बात कर रही हूं, तुम्हें क्या लगता है ग्रोथ का क्या मतलब है? किस तरीके से हमने बोला कि ग्रोथ हुई है? हम दो चीजें कंसिडर करते हैं। पहला, नंबर बढ़ना चाहिए, हमारी बॉडी की सेल्स का नंबर बढ़ना चाहिए। हमारे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ना चाहिए, पेड़ पौधों में ब्रांचेस का नंबर बढ़ना चाहिए, पत्तियों का नंबर बढ़ना चाहिए। तो इंक्रीज इन नंबर, और दूसरा इंक्रीज इन मास। कोई भी चीज का नंबर बढ़ेगा तो उसका मास तो बढ़ेगा ही ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखकर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे अंदर या किसी और के अंदर ग्रोथ हो रही है, और इसमें नहीं हो रही तो ये नॉन लिविंग है, ऐसा हमने माना। तो पहला कैरेक्टर तो क्या हो गया? इंक्रीज इन मास, और दूसरा कैरेक्टर हो गया इंक्रीज इन नंबर। जरा बताइए, इतने में किसी को कोई शक या सवाल? देखो भैया, जो डाउट्स हो सबके सब नोट करते जाना। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ये सारे डाउट्स हम लोगों से पूछ सकते हैं, और मैं पर्सनली आपको इन सब के आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो इसीलिए जो भी डाउट है साइड में नोट कर लो कि हाँ भैया लेक्चर पूरा पढ़ लिया, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिए, और अब जो भी डाउट्स है वो एक साथ हम हमारी एसएस मैम से पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पहला हो गया इंक्रीज इन मास, दूसरा हो गया इंक्रीज इन नंबर। इतना याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई सवाल? नहीं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन ग्रो करता है? सिर्फ प्लांट्स, सिर्फ एनिमल्स, या दोनों? तुम कहोगे भैया मैम दोनों ही ग्रो करता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कौन ग्रो करता है? सिर्फ तुम, मैं, पेड़ पौधे, या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह भी? आप बोलोगे मैम सब ग्रो करते हैं भैया, बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को हम थोड़ा सा इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो, जो लोग मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, और जो नहीं पढ़ चुके उन्हें पता चल जाएगा कि हम जब भी पढ़ते हैं हम हर बात फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के पढ़ेंगे, हम हर बात पॉइंटर्स बना के लिखेंगे, हम टेबल्स बना के पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से भैया मैं पढ़ाती हूँ, और इसी तरीके से तुमको पढ़ना है। एग्जाम में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, ना मेरा लिखने का मन करेगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। फ्लो चार्ट्स बनाओ, रिवाइज करना आसान होता है, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना आसान होता है। ठीक है, चलिए ग्रोथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होगी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रोथ होने वाली है, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ होने वाली है। सबके अंदर ग्रोथ होने वाली है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी। ठीक है, चलिए इतने में तो हमें कोई शक सवाल नहीं है। अब चलो कुछ और बात करें। कैसे होती है ग्रोथ? ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे ग्रोथ होगी? सबसे पहले क्या आएगा दिमाग में? सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड करके दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। इसी तरीके से तो एक बैक्टीरिया हजारों बैक्टीरिया की कॉलोनी बना देता है, एक छोटा सा यीस्ट हजारों यीस्ट बना देता है, एक छोटा सा जाइगोट ने तुम्हें और मुझे बना दिया है। ऐसा हुआ है ना? तो हम बोलेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ तो हमेशा सेल डिवीजन से ही होगी। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन।
और यहां पर भी ग्रोथ किससे होने वाली है? सेल डिवीजन से ही होने वाली है, राइट? चलो, दोनों में सेल डिवीजन से ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। चलिए, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। यहां पर प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सबके अंदर ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से होगी। एक जाइगोट एनिमल्स के अंदर था जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स बना देगा, एक सिंगल जाइगोट प्लांट में बनता है, सिंगल सेल्ड, उससे मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स बन जाते हैं। पर प्लांट्स में एक अलग सी बात है जो एनिमल्स में नहीं देखने को मिलती। पेड़ों में इनफाइनाइट ग्रोथ होती है। जितने साल पेड़ जिंदा रहेगा, हर टाइम हर क्षण वो सेल डिवीजन करता रहेगा और अपनी ग्रोथ करता रहेगा। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में लिमिटेड टाइम पीरियड तक ग्रोथ होती है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होती। हाँ, बॉडी में सेल डिवीजन होगा, ये मत सोचना कि एनिमल्स की बॉडी में एक टाइम के बाद सेल डिवाइड नहीं करती है, सेल डिवाइड करती है, पर वो कुछ और काम करेगी। चोट लग गई, चोट को ठीक कर देगी, ठीक है। बाल टूट गए, नए बाल उगा देगी। नाखून उखड़ गया, नया नाखून बन जाएगा। ये सब चीजें, हड्डी टूट गई, हड्डी में डिपॉजिशंस हो जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। मेरी तो नहीं बढ़ी, देखो मैं तो सबको कहती हूँ, मेरी तो रह गई 12-13 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र तक बढ़नी थी, नहीं बढ़ी, उसके बाद रुक गई। एनिमल्स में रुक जाती है, प्लांट्स में नहीं रुकती। अगर मैं प्लांट होती तो मैं तो बहुत लंबी हो चुकी होती अभी तक। चलिए, प्लांट्स में हम देखें तो हम बोलेंगे कि शोज ग्रोथ या शोज इनफाइनाइट ग्रोथ कर दूं या अनलिमिटेड ग्रोथ कर दूं? अनलिमिटेड ग्रोथ throughout their life, shows unlimited growth throughout their life। लो जी। अगर एनिमल्स की बात करें तो इसमें क्या बोला मैंने? ग्रोथ ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। इतनी बातों में तो हमें कोई शक या सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोला कि ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, तो अगर मैं इंक्रीज इन मास के क्राइटेरिया को यूज करूं तो मुझे तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो होती हुई दिखेंगी। मुझे माउंटेन्स की ग्रोथ होते हुए दिखेगी, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसकी ग्रोथ होते हुए दिख जाएगी। ये तो टेंशन की बात हो गई। क्या बोल रही हूं मैं? फिर से सुनो, क्या कह रही हूं मैं? फिर से सुनो। मैंने बोला ग्रोथ के दो ट्विन कैरेक्टर हैं, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगर मैं इंक्रीज इन मास के कैरेक्टर को कंसिडर करने लग गई तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे? अरे भैया, माउंटेन्स का साइज बढ़ जाता है, माउंटेन्स के अंदर डिपॉजिशंस हो जाते हैं। सैंड ड्यून्स था छोटा सा, रेत आती गई डिपॉजिट होती गई, उसका साइज बड़ा हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं? यस, करते हैं। अगर आप एक क्राइटेरिया यूज करें जो कि है इंक्रीज इन मास। तो क्या बोल रही हूं मैं? एनसीईआरटी की लाइन समझा रही हूं। इफ वी कंसिडर increase in mass as criteria, if we consider increase in mass as criteria, फिर क्या होगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। क्योंकि ये कैसे ग्रो करते हैं? दे शोज ग्रोथ बाय अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दे शोज ग्रोथ बाय अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जरा मुझे बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई शक, सवाल? अगर सवाल है तो एक कोने में रख लिया बाद में मुझसे पूछने के लिए। तो चलो देखो, तो यहां पर ग्रोथ हो रही है अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस से। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बता दिया, माउंटेन्स,
माउंटेन्स, ये लो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, सैंड ड्यून्स, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। पर तुम बोलोगे कि मैम ऐसा थोड़ी है, हम तो इंटरनली ग्रो करते हैं, हमारी तो बॉडी के अंदर की सेल्स ग्रो करती हैं, लेकिन आप तो इसमें बात कर रही हो कि बाहर से चीजें आकर डिपॉजिट हो गई, तो ये हमारी वाली ग्रोथ जैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, और हम लोग इंटरनल ग्रोथ करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं। क्या बोला मैंने? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स shows एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से ग्रोथ शो करते हैं, और हम ऐसा नहीं करते, हम अंदर से ग्रोथ शो करते हैं। ये इनका और हमारा डिफरेंस है। लेकिन ग्रोथ का जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया पर तो ये खरे उतर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के को यूज करके मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम और मैं लिविंग है और वो नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि ग्रोथ कैन नॉट बी यूज्ड बी द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइन नहीं कर सकता ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ग्रोथ कैन नॉट बी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एम आई क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी बात बताने वाली हूं जो तुमने सुनी ही नहीं होगी। एनसीईआरटी ने बोल दिया, एनसीईआरटी खुद सोच रही होगी लिखते टाइम, ओ माय गॉड इतनी बड़ी बात मैं लिखने जा रही हूं, और एनसीईआरटी बोलती है डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो। बताओ जरा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो टेंशन की बात है भाई। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। बताइए जरा। पर चलो एनसीईआरटी ने लिखा है तो एक बार तो इसको कंसिडर करना बनता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक एक बार तो डिस्कस करना बनता है, चाहे वो कितनी भी सिंपल और कितनी भी डिफिकल्ट हो। तो इसके साथ मुझे ये पता चला कि जो मैं बेसिक ग्रोथ के फीचर, जो मैं बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स मानती हूं, उसमें ग्रोथ पहला फीचर है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यस। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, नो। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, बोलो मेरे साथ, यस। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नो। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फीचर कौन सा था? क्या आता है हमारे दिमाग में? रिप्रोडक्शन। तो अब हम दूसरे फीचर की बात करेंगे, विच इज रिप्रोडक्शन। चलिए जरा रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। चलिए जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब है कि एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा दिखने वाला एक नया प्रोजेनी, एक अपना बच्चा पैदा करता है। वो एग्जैक्टली उसके जैसा हो सकता है या उसमें कुछ वेरिएशंस भी मौजूद हो सकते हैं। ये एक बेसिक फंडा हो गया रिप्रोडक्शन का, राइट? ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। चलो अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो तुम बोलोगे कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मैं बोल सकती हूं कि यस लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोड्यूस। पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा मुझे ये सोच के बताओ कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? जरा सोचो। एक बैक्टीरिया है, मैंने बोला कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कैसे रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया? एक सेल थी, उससे दो बन जाएंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। बाइनरी फिशन का नाम सुना है? एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना देती है। तो तुम मुझे यही बोलोगे, मुझे पता है इतने होनहार हो तुम, कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है तो आप बोलेंगे कि बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन
जैसा नाम यूज कर लेंगे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। दे ग्रो या दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन, राइट। किससे रिप्रोडक्शन हो रहा है इनका? सेल डिवीजन के मेथड से। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे। अगेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि भाई जब मैं बैक्टीरिया की बात ग्रोथ में कर रही थी मैंने तब भी बोला था कि सेल डिवीजन है, मैं अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं बैक्टीरिया में मैं तब भी सेल डिवीजन बोल रही हूं। तो तुम मुझसे क्या पूछोगे कि मैम बैक्टीरिया ग्रोथ करता है सेल डिवीजन से कि रिप्रोडक्शन करता है सेल डिवीजन से? तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि बेटा बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहां पर आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, एक ही प्रोसेस है, सेल डिवीजन, और उसी से ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। एम आई क्लियर? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? चलिए, यहां पे मैंने क्या बोला कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, चाहे मैं ग्रोथ की बात करूं या फिर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, ये दोनों का एक ही मतलब है। ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? सिंपल थी? ठीक है, चलो आगे जरा मेरी बात सुनो। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्द एक दूसरे में प्रॉपर्ली जस्टिफाइड नहीं है? आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ग्रोथ कौन और रिप्रोडक्शन कौन। और इसीलिए ये इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये शब्द ध्यान से सुनना, फिर से बोल रही हूं मैं, क्या? ग्रोथ एंड reproduction are not exclusive for unicellular organisms. They are not exclusive for unicellular organisms. तुम मुझसे बोलोगे कि भैया इसका क्या मतलब है? जरा सुनिए, समझिए। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। देखो, एक्सक्लूसिव शब्द का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट। क्या ये दोनों एक दूसरे में सेपरेट थे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे, इंक्लूडेड थे। तो या तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या बोलूंगी दे आर नॉट एक्सक्लूसिव फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इन वर्ड्स पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ये एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इन शब्दों को अंडरलाइन करो, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, हमने बात करी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, उसमें तुमने बोला, मैंने बोला, तुमने तो कहाँ बोला, तुम तो सुन रहे हो मेरी, मैंने तुम्हें आके बोला कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो मुझे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का अलग अलग मतलब नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सोचते हैं। तुम बोलोगे अच्छा चलो इसको छोड़ो, मल्टी सेल्युलर की बात बता दो मुझे। तो मैं बोलूंगी कि यार अगर मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तुम बोलोगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? मैं तुम्हें कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल्स देती हूँ, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। आपने ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल्स को देखा होगा जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर सकते, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, प्रोजेनी नहीं पैदा कर सकते। तो क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा? नहीं होगा ना।
तो क्या तुम उन्हें नॉन लिविंग बोल दोगे? क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि रिप्रोडक्शन जो कर रहा है वही लिविंग है, जो नहीं कर रहा वो नॉन लिविंग। हम उन्हें नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। चलो अब हम, अगर मैं दूसरी बात करूं तो वर्कर हनी बी का नाम सुने? हनी बी का छत्ता सुना है? मधुमक्खी का छत्ता। उस मधुमक्खी के छत्ते में क्वीन हनी बी होती है, फीमेल होती है, ड्रोन होता है, मेल होता है। ये दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। लेकिन अगर मैं वर्कर हनी बी की बात करूं, जो कि फूलों से रस लेकर आती है, जो कि हनी बी के वो जो पूरा बी हाइव होता है उसका ध्यान रखती है, मधुमक्खी के छत्ते का, जो कि वहां पे बच्चों को पालती है, अंडों का ध्यान रखती है, एवरीथिंग, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो यानी कि क्या तुम उसे भी नॉन लिविंग बोल दोगे? तुम बोलोगे नहीं नहीं मैम, लिविंग बोलेंगे। तो ठीक है भैया, चलो ये बात जो मैंने बोली उसे भी नोट कर लेते हैं। क्या मैंने बोला कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? एक तो सबसे पहले डालें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स को, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स को डाल दें, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप डाल दें वर्कर हनी बी को, वर्कर हनी बी, ये भी स्टेराइल होती है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एम आई क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो यानी कि मुझे मोटा मोटा ये पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक फीचर होता है रिप्रोडक्शन का, जिससे वो अपने प्रोजेनी पैदा करते हैं। अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अच्छा, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम बताना जरा, याद करो एक बारी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यीस्ट में होता है बडिंग, हाइड्रा में होता है बडिंग, जैसे कि प्लेनेरिया में रीजेनरेशन हो जाता है। ये सब क्लास 11th में पढ़ी हुई बातें हैं। पुराना रिवाइज करा रही हूँ, पुराना रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यीस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग, हाइड्रा के अंदर बडिंग देखने को मिलेगी। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपको ट्रू रीजेनरेशन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंगस, जैसे कि प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, इन सब के अंदर आपको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ऐसी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, reproduction cannot be a defining property, defining property। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो अभी मैंने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट बताई, एक बार उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने क्या बोला, यीस्ट एंड हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर आपको बडिंग देखने को मिलेगा। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, अगर मैं प्लेनेरिया की बात कर दूं, किसकी? प्लेनेरिया की, तो उसके अंदर आपको ट्रू रीजेनरेशन देखने को मिल जाएगा, ट्रू रीजेनरेशन देखने को मिल जाएगा। चलो मैम और बता दो। चलिए बताती हूं। अगर मैं बात करूं फिलामेंट्स ऑफ फंगस, फिलामेंट्स ऑफ फंगस, या फिर मैं किसी फिलामेंटस एल्गी की बात कर दूं, ऐसा करते हैं मल्टी सेल्यूलर फंगस लिख देते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करते हुए। मल्टी सेल्यूलर फंगस की अगर मैं बात कर दूं, या मैं फिलामेंटस एल्गी की बात कर दूं, या फिर मैं प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस की बात करूं,
प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, तो आप बोलेंगे कि इन सब के अंदर मैम हमें तो फ्रैगमेंटेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला तुम लोगों को? फ्रैगमेंटेशन। ये एक PYQ बता रही हूं मैं तुम लोगों को, सीधा सीधा यही क्वेश्चन आया था कि इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में क्या कॉमन बात है, और ऑप्शन में जो बेस्ट आंसर था या जो करेक्ट आंसर था वो था फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक शब्द आया है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। देखो, अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो कक्षा 11वीं पास करके 12th में जा चुके हैं, उन्हें ये शब्द पता होगा। अगर ये वो बच्चे देख रहे हैं जिनका जो क्लास 11 में आगे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन कर रहे हैं, उन्हें ये शब्द पता होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा। ये आपको समझ में आएगा कुछ दिन बाद में, जब हम प्लांट किंगडम का चैप्टर लेकर आएंगे। उसमें हम ब्रायोफाइटा को स्टडी करेंगे और उसमें आपको प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस देखने को मिलेगा। मॉसिस में एक स्टेज होती है, लीफी स्टेज, अभी नहीं बता रही मैं, बाद में बताऊंगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। तो भैया तुम लोग मेरे पास में ग्रोथ लेकर आए थे, रिप्रोडक्शन लेकर आए थे, इन दोनों को तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैंने बोल दिया कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो अब किसी और को लेकर आओ, किसी और प्रॉपर्टी को लेकर आओ, और तीसरी प्रॉपर्टी तुम लेकर आए मेटाबॉलिज्म की। बोलोगे भैया मैम अब तो मान जाओ कि यस इसको डिफाइनिंग फीचर देख बोल दो, तो मैं बोलूंगी कि नहीं भैया, पहले हम इसको बाकायदा स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं मेटाबॉलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन योर बॉडी। आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तुम्हारी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी बैक्टीरिया की बॉडी, किसी पेड़ की बॉडी, फंगस की बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, खाना आया, खाना बना, खाना टूटा, ATP निकली, ठीक है, चीज़ों का ब्रेकडाउन हुआ, चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड बने, उनसे नया प्रोटीन बन गया, XYZ, एवरी रिएक्शन, इन सब के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो पहले तो मेटाबॉलिज्म शब्द की डेफिनेशन लिखिए, सम टोटल ऑफ व्हाट, सम टोटल ऑफ ऑल द reactions occurring in the body of an organism. Sum total of all the reactions occurring in the body of an organism. और इन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके अंदर चीजें टूट भी सकती हैं। एक बड़ा मॉलिक्यूल था, कट गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, हम उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसे अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट का टूटना, ऐसी बहुत सारी चीजें आप हमारी बॉडी में देखते हैं। एंड यस, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनके अंदर ये होता है। तुम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले आओ, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे फंगस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एनीथिंग, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। तो क्या मैं बोलूं, इट अकर्स इन द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। यही बात लिख देते हैं, इट अकर्स, क्या बोल रही हूं मैं, इट अकर्स इन द बॉडी of an organism, in the body of an organism without exception, without exception, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसके अंदर लिविंग रिएक्शंस ही ना हो रही हो, सबके अंदर होती हैं। क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसमें रिएक्शंस हो रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं देखा। यस, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं देखा जिसके अंदर ये रिएक्शन ना हो रही हो, और ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं देखा जिसके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कुछ होता ही नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं देखा जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही हो। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो ना कर रहा हो, और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म कर रहा हो। तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि दी मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म, और इसी में को एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो फाइनली कोई तो जीता इस रेस में। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, बिल्कुल है, हो नहीं सकता, बिल्कुल है। लेकिन 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 रुको जरा, रुको, सुनो, समझो। एक क्वेरी दिमाग में आई। क्वेरी किसके दिमाग में आई? तो एक बच्चा था जो एनसीईआरटी लिख रहा था, उसके दिमाग में आई, और वो आ गए बाबा सृष्टि के चरणों में कि मैम ज़रा बताइए इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, बाबा ज़रा बताइए। मैंने कहा बताओ वत्स, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो वो भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, और क्या कहते हैं उसको कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म शो कर रहा हो। पर मैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकता हूं। मैंने कहा हाँ, करवा तो सकते हो। क्या बोला उसने, जरा समझना, कि भैया आपकी बॉडी की जो भी रिएक्शंस हैं, आप उन सारी लिविंग रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करा सकते हो। मैं टेस्ट ट्यूब में फोटोसिंथेसिस भी करा के देख सकती हूँ, रेस्पिरेशन भी करा के देख सकती हूँ। अगर मैंने खाना डाल दिया और HCl डाल दिया तो मुझे फूड का डाइजेशन होता हुआ भी दिखेगा। फिर मैंने उसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया तो ये प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन भी करेगा इस खाने का। तो यानी कि सारी रिएक्शंस तो मैं टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको क्या बोलूं, लिविंग बोलूं कि नॉन लिविंग बोलूं? तो मैं क्या बोलूंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने उस वत्स का प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला? मैंने उसको बोला कि कोई भी रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कर रहे हो तो आप उसको लिविंग रिएक्शन तो बोलो, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, पर वो खुद लिविंग नहीं है। दैट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वो क्या है? वो सिर्फ ऐसी रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लिविंग रिएक्शन है, लेकिन कि उसको आप लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला? लिविंग रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस अकरिंग, लिविंग रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। अगर ये रिएक्शंस लैब के अंदर हो रही हैं तो हम इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? दे आर नीदर लिविंग, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो ना तो जिंदा है ना मरी हुई है। हम उसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम लिविंग रिएक्शंस। लिविंग रिएक्शंस का हम उसको नाम दे देंगे। एम आई क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया तीसरी प्रॉपर्टी जो तुम लेकर आए वो तो जीत गई, वो डिफाइनिंग फीचर है। कौन सी? मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं चौथी चीज बताती हूं और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये लिविंग फीचर है कि नहीं, और वो है कॉन्शियसनेस। सॉरी, कॉन्शियसनेस को अब हम डिस्कस करते हैं। कॉन्शियसनेस सॉरी, कॉन्शियसनेस शब्द का क्या मतलब होगा? हम आसपास में जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। यस, कुछ गर्म था, छूते ही हाथ हटा लिया।
किसी नुकीली चीज को छू लिया, एकदम से हाथ हटा लिया। अगर गर्मी है तो बॉडी में पसीने आने लग जाएंगे, ठंडी है तो हम कांपने लग जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी ना। तो ये क्या है, हमने किसी एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को देखकर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया, और इसी प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस शब्द का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मैं जिसको कहते हैं ना डेफिनेशन, अगर कोई मुझे बोले तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलूंगी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स शो करता है, वही कॉन्शियसनेस है। रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्ड टू, किसके अगेंस्ट, इन रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस, किसी भी इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम जो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, आग, कोई नुकीली चीज, ठीक है, चोट लग गई, खून बहेगा, ऐसे सब रिस्पॉन्सेस। कुछ होता है केमिकल, जैसे कि कुछ लोगों के साथ में होता है कि स्पेसिफिक चीज को लेके कॉन्शियस होते हैं। अगर जैसे किसी को कैट फेदर से एलर्जी है तो किसी कैट वाली जगह पे वो जाएगा जहाँ पे बिल्लियां होती हैं, तो बिल्लियों के फर से उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। या बॉडी में कोई केमिकल चला गया, भाई कोरोना की वैक्सीन लगवाए थे ना, तो एक केमिकल आपकी बॉडी में चला गया और उसके कारण आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। हो सकता है आपको फीवर आया हो सकता है थोड़ा कांपे हो, ऐसी सब चीजें हुई होंगी, रिस्पॉन्स। तीसरी चीज की बात करते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया शरीर में जाता है तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारा एनवायरनमेंट एक्ट करता है, हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट, हमारा इम्यून सिस्टम, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो यानी कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं जिसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस शो करती है। और मजे की बात, मुझे आज तक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला जो कि कॉन्शियसनेस शो ना करता हो, सबके सब कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो इसीलिए हम अगेन बोलेंगे कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर है। जीत गया रेस की नहीं, जीत गया, इज अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर में एक कॉन्शियसनेस भी आता है। इतना क्लियर हो गया? इतना एवरीथिंग इज क्लियर? तो यानी कि हमने 4-5 चीजें डिस्कस करी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कॉन्शियसनेस की बात करूं और दूसरी बात अगर मैं करूं किसकी, मेटाबॉलिज्म की, तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। चलिए तो एक टेबल सी बना लेते हैं। ऐसा करो, चलो मेरे साथ में एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम यही लिखते हैं कि कौन डिफाइनिंग फीचर है और कौन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आ गया क्या सही? ठीक है, अब चलेगा। तो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसमें आया एक तो ग्रोथ और दूसरा आ गया रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग फीचर्स में कौन कौन आ गए? डिफाइनिंग फीचर्स में आ गए आपका मेटाबॉलिज्म, और आ गया आपका कॉन्शियसनेस। अब इस कॉन्शियसनेस की एक और बात सुनो जरा भैया। कॉन्शियसनेस में एक और इशू है इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस हैं।
ह्यूमंस शोज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं ह्यूमंस। भैया बाहर जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, बाल अच्छे बने कि नहीं बने, या फिर स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही। लड़कियों का होता है लिपस्टिक अच्छी लग रही है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नाखून अच्छे हैं कि नहीं है। लड़के सिर्फ बाल बना के खुश हैं, लड़कों को कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी पहन लेते हैं, बस उनके बाल अच्छे दिखने चाहिए, वो खुश हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ कि ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो वो इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। उसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करे या सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करे। पर फिर आ गई एक दिक्कत। आ गया एक शिष्य मेरे पास और वो कहने लगा कि बाबा एक और प्रॉब्लम है, समाधान करें। मैंने पूछा बताओ वत्स क्या दिक्कत है। वो कहता है कि वो लोगों की बात करें, उन पेशेंट्स की बात करें जो कि कोमा में हैं, उनको आप क्या बोलोगे। अगर इंसान कोमा में है तो उसका तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो वापस लाइफ में आ सके। हो सकता है वो हमेशा ऐसा ही रहे। तो अब आप उनके लिए क्या कहोगे। वो तो ना कॉन्शियस है ना सेल्फ कॉन्शियस है। आप उनको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग कहोगे। तो मैंने कहा कि बेटा इसको भी तुम ना तो लिविंग बोलो, नीदर लिविंग, ना नॉर लिविंग बोलो, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो आप इसको लिविंग बोलें ना आप इसको नॉन लिविंग बोलें, आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये बोलें कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, दे आर ब्रेन डेड। क्लियर हुआ। चलिए जरा ये हो गए हमारे कुछ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। एक और शब्द मैं आप लोगों को बता देती हूं जो एनसीईआरटी में बहुत, जिसको कहते हैं ना बहुत समझदारी से बहुत छुप के लिखा हुआ है, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। इस शब्द का क्या मतलब है, इन दो शब्दों से हम क्या कहानी कहना चाह रहे हैं, जरा समझिए। इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस शब्द का क्या मतलब है। देखो एनसीईआरटी कहती है कि आपको जो भी फिनोमेना दिख रहा है वो फिनोमेना उसके अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मौजूद है, वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और तब जाके आपको एक प्रॉपर्टी निकल के निखर के आती है। इतनी सारी बात बोल दी, सिंपल से बताओ मैम, देखो इतना नहीं समझ आया, आसानी से समझाओ। चलो भैया आसानी से समझ लो। मैंने तुम्हें बोला कि मेरा पेट डाइजेशन करता है, पर पेट में कौन डाइजेशन कर रहा है, पेट में मौजूद सेल्स डाइजेशन कर रही हैं, उनके एंजाइम्स डाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या पेट डाइजेशन कर रहा था, ये उसके अंदर जो सेल्स थी वो सेल्स सारी एक दूसरे से मिल रही थी, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही थी और फिर डाइजेशन की प्रॉपर्टी निकल कर आई। ऐसा ही हुआ ना, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। दूसरी बात समझो, दूसरा एग्जाम्पल समझो। मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है, एटीपी बनाता है। तो कैसे बना रहा है, कैसे हो रहा है ये काम, जरा समझो। तुम बोलोगे कि मैम उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं कई सारी, उसमें ये काम हो रहा है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं और या ड्रॉपर वगैरह का कोई देख रहा होगा बच्चा, तो बोलेगा अरे ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में क्रेब्स साइकिल होती है, ईटीएस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इन सब से होता है। तो बेटा यही तो मैं कह रही हूं, जरा समझो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, पर वो अकेले कुछ नहीं है तब तक जब तक उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स मिल नहीं गए। बहुत सारे प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, ये सब एक दूसरे के साथ में आए, इन सब ने एक दूसरे से इंटरैक्ट किया और फिर एक प्रॉपर्टी इमर्ज होकर आई। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि जो भी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही हैं, दे लाई इन द अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। अंडरलाइंग इंटरैक्शंस में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात हमारी एनसीईआरटी कहती है, और वो क्या कह रही है कि तुम्हारा मेरा, पेड़ों का, बैक्टीरिया का, अमीबा का, बंदर का, सबका डीएनए एक दूसरे से मिलता जुलता है। यस, ये बात भी एनसीईआरटी कह रही है। क्या कह रही है समझिए, और सही भी कह रही है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत कह रही है, सब सही कह रही है। मैंने ही तो लिखवाया था इन लोगों को, मैंने ही कहा था कि ये पॉइंट जाके डालो, तो इन्होंने डाला। क्या कहती है एनसीईआरटी समझिए।
वो कह रही है कि इस ऑर्गेनिज्म, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन बातें हैं। हाँ, वेरिएशंस हैं, कई सारे वेरिएशंस हैं, पर कुछ कॉमन बातें भी मौजूद हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, अभी जो एग्जिस्ट करते हैं या फ्यूचर में जो एग्जिस्ट करेंगे या जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, दे ऑल शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटीरियल वेरिंग टू वेरियस डिग्रीज। क्या बोला मैंने, जरा सुनो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें आजकल आज नहीं, कल आजकल सब काउंट कर लेना, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि जो पहले एग्जिस्ट करती थी, जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं, या फ्यूचर में जो भी एग्जिस्ट करेंगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री। कुछ कॉमन बातें हैं पर अलग भी है, और सबका डिफरेंस अलग अलग है। जैसे कि इंसानों का डीएनए बहुत कुछ मैच करता है बंदरों से, बिल्कुल करता है, इंसानों का बंदरों से मैच करता है। पेड़ों से थोड़ा अलग है, पर अगर मैं कंपेयर करूं इंसान, पेड़ और बैक्टीरिया, तो इंसान और पेड़ों में सिमिलैरिटी है, बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंस है। इंसान, पेड़, बैक्टीरिया और वायरस, तो इंसान, पेड़, बैक्टीरिया में सेम होगा, वायरस में थोड़ा ज्यादा अलग होगा। सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, अलग अलग डिग्री पे। क्लियर हुआ? और इसके साथ इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया, यानी कि व्हाट इज लिविंग हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे, विच इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इन सब चीजों के आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं। ये कहाँ आ गया, रिप्रोडक्शन, ओ हो, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया है। चलिए ठीक है, मैं जब बाद में नोट्स ऐड ऑन करवाऊंगी तो मैं प्रॉपरली उसको अलाइन कर दूंगी, अरेंज कर दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है भैया? अगर हम हमारे आसपास देखें तो आसपास बहुत डाइवर्सिटी है, हर चीज की डाइवर्सिटी है। पेड़ों की है, पत्तियों की है, फूलों की है, नए नए बैक्टीरिया की है, नए नए वायरसेस आते जा रहे हैं। कोरोना ने ही अपने 400 स्ट्रेन इकट्ठे कर दिए होंगे। ह्यूमंस में कई सारी प्रजातियां तो मैं क्या बोलूं, कई सारी अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशंस आपको देखने को मिलती हैं, आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इस अर्थ पर बहुत ही एक्सट्रीम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज इस अर्थ पर मौजूद होंगी। कितनी? 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज। अब आवाज आ रही होगी, है ना? चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हमें हमारे अर्थ पर देखने को मिलती। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये जितनी भी स्पीशीज इस अर्थ पर मौजूद हैं, इन सबको कंबाइंड टोटल मिलाकर ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या टर्म हो गई ये? जितनी भी सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अर्थ पर आपको मिलने वाले हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। अब एक और नया शब्द बताती हूँ, ये सुना हुआ शब्द है, बाकी सब चीजें सुनी हुई हैं। एक टर्म है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी
एक्चुअली में वो ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कैसे हैं, उनके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं, ये किससे रिलेटेड है उसको जानने की कोशिश करते हैं। नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसका नया नामकरण करेंगे, और इनको पढ़ना आसान हो जाए इसीलिए हम इसे एक कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये क्या हो गई, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, उसको नोमेनक्लेचर करो, नाम रखो और क्लासिफाई कर दो। हैं क्या क्या नाम बोल दिया आपने, समझो। तुम जा रहे थे जंगल में, बाबा सृष्टि जा रही थी जंगल में, और जंगल में उनको मिले कुछ ऑर्गेनिज्म, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, क्या करता था, कैसा दिखता था। मैं उसको उठा के ले आई, मैंने कहा इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। हमने उसे पढ़ना चालू किया, हमने उसके फीचर्स जानने चालू किए, हमने उसके कैरेक्टर्स पता करने चालू किए, और हमने बोला कि हमने इसका कैरेक्टराइजेशन कर दिया, कैरेक्टर्स पता करने की कोशिश। जैसे जैसे आप इसका कैरेक्टर पता करोगे, आप इसको आइडेंटिफाई करते जाओगे कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, ये अच्छा किसी पेड़ से रिलेटेड है, अच्छा किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ऐसा कुछ आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज आ गई आइडेंटिफिकेशन। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर, और फिर जो भी इसकी सूटेबल कैटेगरी थी हम उसके अंदर इसको प्लेस कर देंगे, यानी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं, इन सारे शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, आपको कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, आप नहीं जानते कि वो कौन है, आपने उसके कैरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करी, दैट इज व्हाट वी कॉल कैरेक्टराइजेशन। उस कैरेक्टर्स के बेसिस पर, साथ साथ में चल रही प्रोसेसेस, कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपने उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर दी, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक बैक्टीरिया है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना था, आज देख भी लिया। अगर वो ऑर्गेनिज्म हमें ऑलरेडी पता होगा, वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड होगा, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई नाम होगा। पर क्या पता वो जंगल से जो ऑर्गेनिज्म मैं लेकर आई थी वो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा हो, उसकी डिस्कवरी मैंने करी है, तो उसका नाम भी मैं ही रखूंगी। नेक्स्ट स्टेप हो गया नोमेनक्लेचर, और फिर हम उसको प्रॉपरली क्लासीफाई कर देंगे, कैटेगरीज के अंदर रख देंगे कि अच्छा तुम जाओ और इस कैटेगरी में बैठो, ताकि पूरी दुनिया में किसी को भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना होगा तो वो उस कैटेगरी को उठाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेगा। एम आई क्लियर? चलिए यहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर, नाम कैसे रखें, तो नाम को रखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही नहीं है सुरेश रमेश नाम रख दिया, ऐसे आप नाम रख भी नहीं सकते। क्यों? क्या पता मैं उसे सुरेश कह रही हूं, तुम उसे रमेश कहते हो। क्या पता मैं उसे अरहर की दाल कहती हूँ, तुम उसे तुअर दाल कहते हो। या क्या पता मैं उसे लौकी कहती हूँ, लौकी की सब्जी, और कोई उसे गार्ड कहता है और कोई उसे गलका कहता है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो सकते हैं जो कि उस लोकल एरिया में बोले जाते हैं। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बात करूं तो उससे काम नहीं चलेगा भाई, सबके नाम बदलते जाएंगे। ऐसा होता है ना कि थोड़े समय पे चलते, जैसे इंडिया में तो बोला जाता है, इंडिया में तो कुछ कदम बदलो चलो पानी बदल जाता है, लोगों की भाषा बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, तो ऑर्गेनिजम्स के नाम भी बदल जाएंगे, फिर तो स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने बोला कि हम पूरी दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम को रखने का रूल निकालेंगे और हम उन्हीं नाम को फॉलो करेंगे और उन्हीं को हम साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं। क्योंकि आज आपने बायो में जितने भी गंदे नाम सुने हैं ना, ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है। इन साइंटिस्ट के बारे में एक बढ़िया सी कहानी है। इन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल
वॉन लिन। लेकिन इन्होंने जो नोमेनक्लेचर के रूल्स दिए उसको हम आज के दिन में कहते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने बोला कि हम सबका नाम 2 अक्षरों का लिखेंगे, 2 वर्ड्स का नाम होगा। जैसे दमशराज खेलते हैं 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों का नाम रखेंगे। बाय मतलब 2 शब्दों का नाम होगा, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर इसको बोला। तो ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये कहानी सही है कि नहीं। कार्ल वॉन लिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया। इट वाज गिवन बाय कार्ल वॉन लिन। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मैं सबके 2 नाम रख रहा हूं, जैसे मेरा नाम सृष्टि सक्सेना, तुम्हारा नाम कुछ और, सबके 2 ही होते हैं यूजुअली, किसी किसी का 3 हो जाता है, अभिषेक रमेश सेन, 3 लेटर्स का नाम हो गया, पर यूजुअली 2 होते हैं। इनका नाम भी 3 लेटर्स का था, कार्ल वॉन लिन। इन्होंने कहा अगर मैं पूरी दुनिया का नाम 2 लेटर्स पे रख रहा हूं तो मैं शुरुआत अपने से करूंगा, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया कार्लस लीनियस। आपकी किताब में इन्हीं का नाम है कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कार्लस लीनियस में। मैं इनका दूसरा नाम बता रही हूं, कार्ल वॉन लिन। इन्होंने नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए जो कि हमें फॉलो करने हैं। हम जब भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे तो हमेशा मेक श्योर उसके 2 लेटर्स हो। तुम जा रहे थे जंगल में, वहां से तुम्हें एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, तुमने उसके कैरेक्टर्स ढूंढे, उसको आइडेंटिफाई किया, और तुम्हें पता चला कि ये तो मैंने नया प्रजाति ढूंढ ली है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसका नाम रखूंगा या रखूंगी। और तुमने नाम रखना शुरू किया। ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखेंगे, कुछ रूल्स हमको फॉलो करने हैं, जिसमें से रूल नंबर 1 है कि हमेशा नाम के 2 लेटर्स होंगे, या ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होने वाले हैं। मैं पहले आपको रूल्स बता रही हूं, फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसमें पहला तो होगा जीनस का नाम और दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा। दूसरा रूल इसका क्या है, ये नाम हमेशा लैटिन डिराइव्ड होंगे। लैटिन डिराइव्ड नाम हमें देखने हैं, डिराइव्ड, लैटिन डिराइव्ड नाम हमें से लिखने हैं। फिक्स है कि इसका नाम हमेशा लैटिन डिराइव्ड ही होगा, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से ही लिया गया होगा। आप कभी भी हिंदी या इंग्लिश का नाम नहीं रख सकते, लैटिन नाम ही आएगा। तीसरा इसमें रूल क्या है कि अगर आपने प्रिंट किया है इस नाम को तो आप इसको इटैलिसाइज्ड करेंगे। इटैलिक्स में लिख देते ना, ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा करके इटैलिसाइज्ड। अगर आपने हाथों से लिखा है, अगर हैंड रिटन है, हाथों से लिखा है, तो आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइंड। फिक्स है ये बात। नेक्स्ट इसका रूल बता रही हूं, हमेशा जो जीनस का नाम है, नेम ऑफ जीनस, ये फिक्स्ड है, ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। ये हमेशा शुरुआत होगी इसकी कैपिटल लेटर से। और अगर मैं बात करूं नेम ऑफ स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट, तो फिक्स है कि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज स्मॉल लेटर में ही आएंगे। ये बातें कुछ फिक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए। देखो रूल्स बहुत हो गए, थ्योरी बहुत हो गई, एग्जाम्पल से काम समझते हैं तभी समझ में आएगा। सपोज मैंने बोला मैंगो, मैंगो का नाम लिखते हैं। मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका। मैंने इसका नाम लिखा मैंगीफेरा इंडिका। जरा देखो नाम सही है कि गलत है, गलत। मैंने क्या बोला, 2 कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट होगा जीनस, दूसरा कंपोनेंट होगा स्पेसिफिक एपिथेट।
स्पेसिफिक एपिथेट, एक जीनस, एक स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट या नेम ऑफ स्पीशीज, ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। इन दोनों का अगर मैं हैंड रिटन कर रही हूं, इन दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। जीनस का नाम कैपिटल से शुरू होगा, स्पीशीज का स्मॉल से। मैंने यहां पे गड़बड़ करी, चलो जरा देखें, फिर देखते हैं तुम पहचानते हो कि नहीं। मैंजी फेरा या मैंगी फेरा इंडिका, सही लिखा है कि गलत लिखा है? देखो सोचो, गलत। जीनस का नाम कैपिटल लेटर में। चलिए नेक्स्ट नाम लिखते हैं, जीनस का नाम कैपिटल लेटर में, मैंगी फेरा इंडिका। सही कि गलत? गलत, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं, अलग अलग लिखे हुए होते हैं। अच्छा, अलग अलग लिखे हुए होते हैं। मैंगी फेरा इंडिका, सही कि गलत? सोचिए, गलत। अंडरलाइन कौन करेगा? हैंड रिटन है, अंडरलाइन करिए। ये लीजिए, नाम लिख दिया, मैंगी फेरा इंडिका, और अलग से अंडरलाइन कर दिया। अब ये नाम हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, चलिए कुछ और नाम लिखते हैं। लायन का नाम लिख के देखें। लायन का नाम है पैंथरा लियो। पैंथरा कौन? जीनस, लियो कौन? स्पीशीज। तो आ गया पैंथरा। देखो, जीनस का नाम अलग, स्पीशीज का अलग। जीनस कैपिटल में, स्पीशीज की स्टार्टिंग स्मॉल में, सेपरेटली अंडरलाइन। मैंने चलो नाम लिखा पोटैटो का। पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो एस कैपिटल, सोलेनम। ट्यूबरोसम अलग से लिखो, टी स्मॉल, ट्यूबरोसम, और इसको अंडरलाइन कर दो। सही कि गलत? गलत। ऐसे भी अंडरलाइन मत कर देना, ऐसे करो, अलग सेपरेट अंडरलाइन करिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, अलग से अंडरलाइन करिए। अब जाके सही हुआ है इसका नाम। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को नोमेनक्लेचर समझ में आया। पहला स्टेप था कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आ गया नोमेनक्लेचर, और चौथे की बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इस शब्द का क्या मतलब है? देखो भैया, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक बार में स्टडी करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, बस उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिवाइडिंग organisms into various category, dividing organisms into various category on the basis of ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे और उसी के बेसिस पर इसको डिवाइड कर देंगे, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने बोला है कि इन्हीं कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक टर्म इन्हीं कैटेगरीज का है टैक्सा। मुझे आपको टैक्सा शब्द समझाना है। टैक्सा या फिर टैक्सॉन, सिंगुलर हुआ तो टैक्सॉन, प्लूरल हुआ तो टैक्सा। जरा समझिए, टैक्सा शब्द का क्या मतलब है? टैक्सा वर्ड का मतलब है ऑर्गेनिजम्स या कोई एक सिंगल इंडिविजुअल या उनका ग्रुप जिसका नाम आते ही आप एक कैरेक्टर डिफाइन करने लग जाओ। मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूं, मैंने बोला चावल, धान, क्या आया तुम्हारे दिमाग में? चावल जैसा कुछ आया? सफेद सफेद दाने आ गए, बिरयानी आ गई होगी, पुलाव आ गए होंगे, ऐसा कुछ?
मैंने बोला डॉग, क्या आया दिमाग में? तुम्हारे मेरे दिमाग में सेम ही चीज आई ना? कोई बिल्ली तो नहीं सोच रहे, कोई शेर, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच तो नहीं सोच रहा। अच्छा, जब मैंने शेर बोला तो शेर आया, हाथी बोला तो हाथी आया, घोड़ा बोला तो घोड़ा आया, कॉकरोच बोला तो कॉकरोच आया दिमाग में। एक्चुअली में टैक्सा या टैक्सॉन मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसको आप नाम आते ही आप उसके कैरेक्टर्स डिफाइन करने लग जाएं। क्लियर हो ये बात? तो इसीलिए प्लांट बोला मैंने तो तुम्हें एक ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में आएगा, स्टेम आएगी, लीव्स आएंगी, फोटोसिंथेसिस आएगा दिमाग में। मैंने बोला एनिमल्स, तो एनिमल्स में आपके दिमाग में चलते हुए ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। आपके दिमाग में हो सकता है ज़्यादा बायो पढ़ ली हो तो दिमाग में आएगा कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओमनीवोर या कार्निवोर या हर्बीवोर होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिमाग में आ जाएंगे। तो यही सारी बातें हैं। टैक्सा या टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। और टैक्सोनॉमी का नाम ही टैक्सोनॉमी इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और टैक्सा में डाल देते हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द ही यहां से आया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस टैक्सा। टैक्सोनॉमी की अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखती हूं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इंक्लूड्स, branch of biology that includes what? Classifying organisms, classifying organisms into various taxa। तो टैक्सॉन, टैक्सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन खुद ही नोट कर लेना। एक और शब्द में नया नया ताजा ताजा शब्द बता देती हूं, विच इज सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स टर्म जो था ना, ये भी कार्लस लिनियस ने ही यूज किया था अपनी किताब में जिसका नाम था सिस्टेमा नेचरे, यूज्ड बाय कार्लस लीनियस। किसके अंदर? उसकी बुक थी सिस्टमा नेचरे, उसके अंदर। सिस्टेमैटिक शब्द का क्या मतलब होता है? यहां पर हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। बिल्ली तुम्हारी मौसी है, सुना होगा शेर की मौसी बिल्ली होती है, या इंसानों के पूर्वज बंदर होते हैं। खैर ये स्टेटमेंट में थोड़ी गलती है, कभी आगे जाके पढ़ाऊंगी, पर ऐसे सारे शब्द सुने ना तुम लोगों ने। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपको कैसे पता चले? जब आपने सिस्टेमैटिक्स की स्टडी करी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और इसमें हम मेजरली इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड किया किसको? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, कि एवोल्यूशन किसका किससे हुआ है उसको स्टडी किया, रिलेशनशिप्स, एंड इसी को हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं बाद में बात करूं, पहले तो हम सिर्फ सिस्टेमैटिक्स में रिलेशनशिप्स की बात करते थे, लेकिन बाद में सिस्टेमैटिक्स के अंदर हम क्या क्या बात करने लग गए? रिलेशनशिप्स तो हैं ही, और उसके साथ में हमने टैक्सोनॉमी भी इंक्लूड कर दी। यानी कि अब अगर कोई आज मुझसे पूछे सिस्टेमैटिक्स की डेफिनेशन, तो मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि भैया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। ये सारे शब्द आप लोगों को क्लियर हुए? टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स, एवरीथिंग। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूं और एक और टॉपिक समझाती हूं आप लोगों को, विच इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम समझते हैं। एक एक करके हम सारी कैटेगरीज को समझेंगे। टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर, जरा समझिए। एक्चुअली में मैंने कहा ना कि चीजों को पढ़ना आसान करना था, इसीलिए हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में। मैं टोटल आपको 7 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ाने वाली हूं। 7 ब्रॉड कैटेगरीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद करने की देखो मेरी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता देती हूं, बढ़िया लगे तो रख लेना। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। भैया पॉट को क्लीन करके रखो, नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी। अब ये कौन कौन है? के मतलब पहली कैटेगरी विच इज किंगडम। पी मतलब दूसरी, फाइलम। इसी फाइलम का एक और नाम भी होता है डिवीजन। क्लास, क्लीन तीसरी कैटेगरी क्लास। फोर्थ कैटेगरी है ऑर्डर, और यहां तो अपना ही नाम इसने दे दिया। फिफ्थ कैटेगरी फैमिली, सिक्स्थ कैटेगरी जीनस, और सेवेंथ कैटेगरी सिक। सिक नहीं, सिक तो ट्रिक है, स्पीशीज। इसमें किंगडम सबसे बड़ी है और सिक सबसे छोटा है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पूरी कैटेगरीज बना रखी हैं। सबसे ऊपर देखो क्या था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यहां से यहां गए तो किंगडम हमारी हाईएस्ट कैटेगरी होती है, हाईएस्ट कैटेगरी, और स्पीशीज हमारी लोअर मोस्ट कैटेगरी है। अगर मैं स्पीशीज की बात करूं और मैं बोल रही हूं कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। तो इन स्पीशीज में आपको मैक्सिमम, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। स्पीशीज के अंदर कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा सेम, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, लेकिन किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स। मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स एंड मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एम आई क्लियर? इतना समझ में आया? अब हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को देखते हैं, और उसमें सबसे पहली आ गई स्पीशीज। देखो हम लोग ऑलरेडी दूसरा टॉपिक भी खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर का, विच इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और तीसरा टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना शुरू कर दिया है हमने। कहाँ गए हम? स्पीशीज पे आ गए। चलिए, स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। अगर मैं बोल रही हूं 1-2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी को बिलोंग करते हैं तो वो नेचुरली इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी पैदा कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अगर मैंने बोला कि 2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि 2 डॉग्स, तो उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी फर्टाइल होगा, उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। तो स्पीशीज के अंदर क्या आ गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच विद
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें क्या स्पेशल बात है? दे कैन पोटेंशियली, उनके अंदर पोटेंशियल है, दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, रिप्रोडक्शन वो दोनों कर सकते हैं, और उससे क्या होगा? फर्टाइल प्रोजेनी पैदा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये हो गया स्पीशीज का एक बेसिक डेफिनेशन। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल दिया मैंने, पोटैटो का नाम लिख रही हूं, पोटैटो का नाम होता है सोलेनम। एक मिनट, यहां लिखते हैं, चलो। पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। नाम सही लिखा है, चेक कर लो फटाफट। एक और एग्जाम्पल बताती हूं, ब्रिंजल, ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मिलोनजेना। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूं, मकॉय होता है एक पेड़, उसका नाम है सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम। अब इन सबको देखिए, इन सब के अंदर ये जो मैंने लिखा है यही इनकी स्पीशीज का नाम है, यही हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूं, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, मैंने बोला लायन, लायन का नाम होता है पैंथरा लियो, तो इसकी स्पीशीज कौन सी हो गई? लियो। मैंने बोला टाइगर का नाम लिखते हैं, चलो, टाइगर का नाम है पैंथरा पार्डस। लायन का नाम, टाइगर का नाम, सॉरी एक सेकेंड, पैंथरा पार्डस नहीं, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। और लेपर्ड का नाम है पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस। जरा इसमें देखो, इसमें लियो, टाइग्रिस और पार्डस ये शब्द स्पीशीज का नाम हो जाएंगे। तो ये थी पहली हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज स्पीशीज। अब हम दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं, जीनस। जीनस के अंदर आते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इसके अंदर क्या आएगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर या रिलेटेड स्पीशीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक जीनस का नाम लिखा सोलेनम, इस जीनस में कौन कौन आएगा? इस जीनस में आपका ट्यूबरोसम भी आएगा, यानी कि पोटैटो। इस जीनस में आपका नाइग्रम भी आएगा, यानी कि मकॉय। और इस जीनस में आपका मिलोनजेना भी आएगा। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कई सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो स्पीशीज तो अलग अलग है लेकिन जीनस सेम हो जाएगा। जैसे कि मैंने नाम लिया पैंथरा, तो पैंथरा के अंदर लायन भी आएगा, लियो, टाइगर भी आएगा, टाइग्रिस, और इसके अंदर आपका पार्डस भी आएगा, यानी कि लेपर्ड। ये सब एक दूसरे में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लायन और टाइगर का नहीं हो सकता। खैर, हमारे साइंटिस्ट ने लाइगर और टाइगॉन बनाया है, वो कभी और बताऊंगी, पर वैसे नेचुरली ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्पीशीज तो अलग अलग है लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, जीनस सेम है, पैंथरा। जीनस से बड़ी जो कैटेगरी होती है उसका नाम होता है फैमिली। तो जीनस से बड़ी आ गई फैमिली। एक फैमिली के अंदर क्या होगा? एक फैमिली के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस।
ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीनस अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उनमें कई सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूं, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको जीनस सोलेनम भी देखने को मिलेगा, जिसमें अगेन लायन टाइगर जिसमें लायन टाइगर का आलू और बैंगन आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको ट्यूबरोसम, पोटैटो, नाइग्रम, मकॉय और मेलॉन्जेना ब्रिंजल देखने को मिलेगा। साथ के साथ में आपको इसमें पेट्यूनिया भी देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर फूलों का पेड़ होता है पेट्यूनिया का। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं फैमिलीज में। एक फैमिली का मैं नाम लिख रही हूं जिस फैमिली का नाम है फेलिस। फेलिस फैमिली की मैं बात करती हूं। अगर मैं इस फैमिली की बात करूं तो इसके अंदर आपको जीनस पैंथरा भी देखने को मिलेगा, जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं, और इसमें आपको जीनस फेलिस भी देखने को मिलेगा। एक मिनट, जीनस फेलिस देखने को मिलेगा और फैमिली का नाम है फेलिडेई। फेलिडेई फैमिली में पता है फेलिस जीनस कौन है? कैट भाई, बिल्ली। फेलिस का मतलब है फेलिस कैटस, जो कि इट इज नथिंग बट कैट फैमिली। अब देखो, बिल्ली और शेर की अगर मैं बात करूं तो देखने में तो तुम्हें बहुत कुछ अलग अलग लगेगा, लेकिन काफी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेर का छोटा वर्जन कर दो, डोरेमोन की स्मॉल टॉर्च जो वाली जो लाइट आती थी ना, वो लगा दो तो आपको बिल्ली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनकी बॉडी लेंथ, बॉडी विथ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फेस मसल्स, फेस बोन्स काफी कुछ सिमिलर होती हैं। तो इसीलिए फेलिडेई फैमिली में पैंथरा और फेलिस जीनस आते हैं। सिमिलरली अलग से लिख देते हैं कैनिडेई हमारी कैट फैमिली है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब इससे बड़ी कैटेगरी की बात करते हैं। फैमिली से बड़ा आता है ऑर्डर। ऑर्डर आ गया तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज हम इसमें डालेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली किसके अंदर आएगा? ऑर्डर के अंदर आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, एक पेड़, एक एनिमल, ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाली हूं। एक ऑर्डर है कॉन्वुलवुलेसी, एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। नहीं, कॉन्वुलवुलेसी पहले से ही बात कर रहे थे हम। कॉन्वुलवुलेसी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन? आपको यहां पे सोलेनेसी, एक सेकेंड बस। ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सोलेनेसी फैमिली एंड कॉन्वुलवुलेसी फैमिली। ये दोनों अलग अलग फैमिलीज थी, लेकिन इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स सेम थे। सेम फ्लोरल कैरेक्टर्स, और उसके बेसिस पर हमने इसको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर डाल दिया। ये था हमारा ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल बताती हूं। एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आपको फेलिस फैमिली भी, फेलिडेई यानी कि कैट फैमिली भी देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पे कैनिडेई यानी कि डॉग फैमिली भी देखने को मिलने वाली है।
तो जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज को हम एक ऑर्डर के अंदर डालते हैं। ये जितने एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये ऑन योर टिप्स याद होने चाहिए। ऑर्डर से बड़े फीचर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर से बड़ी होती है क्लास। क्लास के अंदर क्या आएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास के अंदर आएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको और दो क्लास देखने को मिलती हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। यानी कि मोनोकॉटलिडेनेई और डाइकॉटलिडेनेई। यानी कि अगर सीड में एक कॉटलिडन है तो मोनोकॉट्स, दो कॉटलिडन है तो डाइकॉट्स हो जाएंगे। राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। चलो छोड़ो, ये अभी आगे एग्जाम्पल आएगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं। एक क्लास है जिसका नाम है मेमेलिया। इस क्लास मेमेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कार्निवोरा ऑर्डर हो गया ना, हाँ, क्लास मेमेलिया। इसमें आपको ऑर्डर कार्निवोरा भी देखने को मिलेगा और आपको ऑर्डर प्राइमेटा भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैंने कार्निवोरा शब्द लिख दिया है तो डॉग्स और कैट ये सब मैमल्स के अंदर आ जाएंगे। और प्राइमेटा में पता है कौन आता है? एप्स, ह्यूमन, मंकीज, ऐसे लोग आते हैं। एप्स आता है, ह्यूमंस आते हैं, मंकीज आते हैं। ये सब ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं। एप्स, ह्यूमंस, मंकीज। पता है मैंने इसको कैसे याद किया था? एक और बता देती हूं। गॉरिला भी आता है, गिबन्स भी आते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पार्ट है ऑर्डर प्राइमेटा का। अब देखो मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, तुम लोगों को भी बताती हूँ। तुम लोगों को गोपी बहू पता है? वही वाली, वो लैपटॉप वाली। क्या नाम था उसके पति का? अहम जी बोलती थी। ये लो ट्रिक बन गई, अहम जी। एप्स, ह्यूमन, मंकीज, गॉरिला, गिबन्स। याद हो जाएंगे कि प्राइमेट ऑर्डर में कौन कौन आता है। और कार्निवोरा में तो डॉग और कैट मैंने तुम्हें बता ही दिया था। ये हो गई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। और इससे बड़ी कैटेगरी आती है फाइलम। फाइलम या डिवीजन। फाइलम या डिवीजन। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के लिए हम कैटेगरी का नाम रखते हैं, कहां गया? प्लांट्स के लिए हम कैटेगरी का नाम रखते हैं, एक मिनट रुको, फिर से देखो, फाइलम या डिवीजन। क्या बोला मैंने? फाइलम या डिवीजन। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन शब्द हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं ना तो प्लांट्स के अंदर आपको 5 फाइलम, 5 डिविजन्स पढ़ने होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एनिमल्स में कई सारे हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीएल्मेंट्स, एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर क्या बचा है? आर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे बहुत सारे। जैसे कि अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आपके फिशेज आ जाती हैं, आपकी पाइसेस यानी कि फिशेज आ जाती हैं। इसी के अंदर ये अलग अलग क्लास के नाम बता रही हूं मैं। एम्फीबियंस आ जाते हैं। इसी के अंदर आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं।
इसी में आपकी बर्ड्स, या बर्ड्स के लिए हम एव्स शब्द यूज करते हैं, हमारे एव्स आ जाते हैं, और इसी में हमारे मैमल्स आ जाते हैं। ये सब कॉर्डेटा के फाइलम, ये सब फाइलम कॉर्डेटा में पाई जाने वाली क्लासेस हैं। सिमिलरली प्लांट्स में हम 5 फाइलम्स के बारे में बात करेंगे, 5 डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये 5 डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स में। कितने? 5। और इन सबसे बड़ी, सबका राजा, सबसे बड़ी जो क्लास है, सबसे बड़ी जो कैटेगरी है, उसका नाम है किंगडम। किंगडम में लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। क्या बोला था मैंने? लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स, लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल दूं? हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मछली, गेंडा, कॉकरोच, मच्छर, और अर्थवॉर्म, लीच जिसको हम जोक भी कहते हैं, उसके अलावा स्पॉन्जेस, सांप, इंसान, ये सारे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स का पार्ट है। तुम पीपल, बरगद, अमरूद, आम, और कौन कौन से होते हैं, नाशपाती, सेब, ये सब एनिमल्स, ये सब प्लांट्स का पार्ट है। उसमें एल्गी वगैरह भी डाल दो। अब सोचो, एल्गी भी प्लांट है और आम भी प्लांट है, उसके अलावा घास भी प्लांट है, बरगद भी प्लांट है। तो इसीलिए कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है। और टोटल हम 5 किंगडम्स की स्टडी करते हैं। 5 किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा, फिर आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे बड़ी कैटेगरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांट्स के लिए प्लांटे और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। स्पीशीज में मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ? और इसके साथ हमने हमारी 3rd टॉपिक भी आज की क्लास का पूरा कर लिया, विच इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और अब हम आ गए हैं आज की क्लास के 4th एंड लास्ट टॉपिक पे, विच इज टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स, इसका क्या मतलब है, जरा समझें। टैक्सोनॉमिक एड्स शब्द का क्या मतलब है? एड्स मतलब कोई भी फायदा, फर्स्ट एड, जो सबसे पहली हेल्प हम दे पाते हैं वो फर्स्ट एड कहलाती है। टैक्सोनॉमी के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। इसमें स्टूडेंट जो आप सबसे पहला पढ़ेंगे उसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब हम सबसे पहला क्या पढ़ें, इजी से शुरू करते हैं। देखो, हम सबसे पहले वो करते हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, हर्बेरियम। हर्बेरियम शब्द का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। तुम सबने देखा है, तुम सबने बनाया भी है। बचपन में सबको साइंस के अंदर एक होमवर्क मिला था, समर वेकेशंस का होमवर्क, कि पेड़ों की पत्तियां लो या पेड़ों या किसी पेड़ के फूल ले लो, इसको आप न्यूज़पेपर में दबा के रखें, फिर वो जब ड्राई हो जाए तो एक पेपर पे चिपकाएं और ऊपर नीचे उसका नाम रखें कि आपने ये कौन सा पेड़ है, कौन से पेड़ की पत्ती है, कौन से पेड़ का फूल है। किया है ना?
सबने किया है, सबने किया है, मुझे पता है सबने किया है। अगर खुद नहीं भी किया होगा, मम्मी से करवाया होगा, बड़ी बहन से करवाया होगा, जैसे मैंने तो मेरा भी किया है, मेरे भाई का भी किया है, सबका किया है। तो ये होमवर्क यूजुअली बच्चों को स्कूल में मिलता ही है, और बस यही हर्बेरियम है, यही हर्बेरियम है, हाँ यही हर्बेरियम है। एक पेपर की शीट ले लो, ये लो, इस पेपर की शीट पर एक पेड़ का कोई भी स्पीसीमेन रख लो, ये लो, मैंने पत्तियां रख ली, और यहां पर साइड में इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, सारी इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यहां पे चाहिए, हम वो सारी इंफॉर्मेशन लिख के देंगे। जैसे कि इसका इंग्लिश नाम क्या है, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। जैसे कि मैंगो की पत्ती है ये, तो मैंगो भी लिखा होगा साइंटिफिक नेम, यानी कि यहां पर मैंजीफेरा इंडिका भी लिखा होगा, इसका लोकल नाम भी लिखा होगा, इसका लोकल नाम क्या है ये भी यहां पे लिखा होगा। उसके अलावा यहां पर कलेक्टर्स नेम, अगर मैंने कलेक्ट किया है तो सृष्टि बाबा का भी तो नाम लिखा होगा, कलेक्टर्स नेम भी यहां पे होगा, डेट ऑफ कलेक्शन भी यहां पर होगा, किस दिन कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन भी यहां पर होगा, कौन सी जगह से इसको कलेक्ट किया है, एटसेट्रा। ऐसे अलग अलग सी इंफॉर्मेशन यहां पर होती है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर स्पीसीमैन को इकट्ठा किया, उसको सुखाया, सुखा के इस पे प्रेस करके रख दिया, एक बड़े से स्टोर हाउस में हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो स्टोर हाउस कब काम आएगा, फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर यूज। इसको ना हम क्विक रेफरल सिस्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम। इस शब्द का क्या मतलब है, क्विक रेफरल सिस्टम। अरे भाई तुमने एक पत्ती लेकर आए, तुम्हें पता करना है ये क्या है, या तुम मैंगो की पत्ती लेकर आए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, उस स्टोर हाउस में जाओ, अल्फाबेटिकली हर चीज अरेंज होती है, वहां जाके उसकी स्टडी कर लीजिए। एक अलमारी होगी एंजियोस्पर्म्स की, उसको खोलना, उसमें एक शेल्फ होगी जिसमें मोनोकॉर्ड्स या डाइकॉर्ड्स लिखे होंगे, उन डाइकॉर्ड्स को खोलना, उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में चले जाना, सारी बातें पता चल जाएंगी मैंगीफेरा इंडिका के बारे में। इसीलिए क्विक रेफरल सिस्टम हम इसको कहते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा टैक्सोनॉमिक एड हो जाता है हमारा बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या है, ऐसे बड़े बड़े गार्डन्स जिसमें हम पेड़ों को ग्रो कराते हैं, पेड़ों की रेयर स्पीशीज को हम यहां पर रखते हैं। जैसे कि ये लो भैया, ये एक पेड़ था, ये लीजिए, ये मेरी बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास ड्राइंग बनते हुए, इसके पास में एक तख्ती लगी हुई होती है जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस तख्ती पे सब लिखा होगा, इसका साइंटिफिक नेम, बट मतलब जिसको हम बोटैनिकल नेम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होगा, फिर इसका डेट एंड प्लेस ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन वगैरह एटसेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई होगी। बोटैनिकल गार्डन, यहाँ पर जिंदा प्लांट मिल रहा है कि मरा हुआ, अरे भाई जिंदा जीता जागता पेड़ मिल रहा है। हर्बेरियम में डेड स्पीसीमेन था। आपको बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन्स देखने को मिलेंगे, कुछ का मैं आपको नाम बताती हूँ। जैसे कि क्यू बोटैनिकल गार्डन है सबसे बड़ा, ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। जैसे कि नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ में देखने को मिलेगा, और आपको इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में देखने को मिलेगा। तो ऐसे 3 अलग अलग बोटैनिकल गार्डन्स के नाम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तीसरे की नाम बात करते हैं, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स को बेटा हम जू भी कहते हैं। यहाँ पर हम एनिमल्स को लेकर आते हैं और उन एनिमल्स को लाकर हम एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनकी प्रोटेक्शन कर सकें और हम यहाँ पर उनके हैबिटेट को स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू
स्टडी हैबिटेट या हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, जैसे कि हैबिट्स आ गई, उनकी ईटिंग हैबिट्स आ गई, उनका बिहेवियर क्या है, वो किस बात पे गुस्सा होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, कैसे खाना खाते हैं, उनका बिहेवियर, ऐसी सब चीज़ों की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, जू में जाते हैं। चलिए चौथे की बात करते हैं, विच इज म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या बोल देती हूं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे, म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। पर जिंदा की डेड, भैया मर जाते हैं, डेड डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंसेक्ट्स की, तो हम इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में उसको किल कर देते हैं, और किल करने के बाद में हम पिन करके रख देते हैं। जैसे कि ये पूरा बोर्ड है, बोर्ड में इंसेक्ट्स को ऐसे पिन कर करके हम रख देते हैं ताकि उसकी स्टडी कर सके। अगर मैं दूसरे स्पीसीमेन की बात करूं, डेड स्पीसीमेंस की, हम उसके साथ में क्या करते हैं, हम उसे सॉल्यूशन में स्टोर करके रखते हैं, स्टोर इन सॉल्यूशंस, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन सॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लार्जर एनिमल्स की बात करूं, लार्जर एनिमल्स की बात करूं, तो हम उसको स्टफ करके प्रिजर्व कर देते हैं। हम उसको निकालते हैं, उसका सारा मांस वगैरह क्लीन करते हैं प्रॉपर्ली, और उसमें कॉटन वगैरह स्टफिंग करके हम उसे लगा देते हैं ताकि लोग आए और उसको स्टडी कर लें। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, डेड स्पीसीमेन हो गए, लार्जर एनिमल्स हो गए, और उसके अलावा हम यहाँ पर स्केलेटन को भी स्टोर करके रखते हैं। ऑल्सो स्टोर स्केलेटन, स्केलेटन को भी स्टोर करके हम यहाँ पे म्यूजियम्स में रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 टैक्सोनॉमिक एड्स। पांचवा बताती हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, की। अब की का क्या मतलब है, जरा हम इसको समझते हैं। की के बारे में ये बोला जाता है कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। क्या हो गया ये, इन नेचर एनालिसिस करते हैं हम यहां पे। किस चीज का एनालिसिस, जरा समझते हैं। जंगल में जा रहे थे, तुम्हें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना है, किस बेसिस पे करोगे, तुम उससे क्वेश्चंस पूछोगे। तुम उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, ये यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है। सबसे पहले आपने उसकी सेल देखी, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। अगर ये यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट को भाड़ में जाओ। फिर आप उसमें आओ, ये यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर, अच्छा मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। फिर आपने आगे पूछा ये सेल वॉल है कि नहीं है, सेल वॉल है, आगे बढ़ो। फिर देखा सेल वॉल किसकी है, सेल्यूलोज की है कि काइटिन की है, सेल्यूलोज की है, अच्छा प्लांट हो सकता है, उसमें आगे बढ़ो। आपने उसमें देखा कि फ्लावर्स खिल रहे हैं कि नहीं खिल रहे, खिल रहे हैं, ठीक है, उसको देखने लगे, बाकी को छोड़ो। उसमें स्टडी करने लगे कि एक कॉटलिडन है कि 2 कॉटलिडन है, 2 कॉटलिडन है, अच्छा डाइकॉट है। ऐसे करते करते हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। मैंने हर बार 2 क्वेश्चंस पूछे, हम उसको कपलेट कहते हैं। कपल यानी कि 2, ग्रुप ऑफ 2। तो यहां पर आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, कपलेट हम उसको कहेंगे। एंड ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट, उसको हम कहते हैं लीड।
क्या कहते हैं हर कपलेट को? लीड कहते हैं। तो हर बार मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे, उसमें से हर एक स्टेटमेंट को, हर एक क्वेश्चन को हम लीड कहेंगे। ये हो गई की। बस इसके बाद तो सब 2 मिनट का काम है। छठवीं चीज बताती हूं, फ्लोरा। फ्लोरा के अंदर हम क्या करते हैं? फ्लोरा के अंदर हम किसी भी एक एरिया के प्लांट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। और प्लांट स्पीशीज में भी क्या क्या बातें करेंगे? हम यहां पर बात करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कहां कहां पर वो मौजूद है। हम उसके हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम जिस किताब की हेल्प ले रहे हैं उस किताब का नाम फ्लोरा है। मैंने बोल दिया फ्लोरा बाय सृष्टि सक्सेना, या फिर मैंने ऐसा बोला फ्लोरा ऑफ कोटा बाय सृष्टि सक्सेना, यानी कि कोटा में मिलने वाले जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका क्या क्या हैबिटेट है, उसकी एक्चुअल अकाउंट, एक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे फ्लोरा से मिल जाएगी। या मैंने तो दी है, तुम लोगों को मिल जाएगी। तुम्हें जब भी पढ़ना हो इस किताब को खोल के पढ़ लेना। एक और एग्जाम्पल बताती हूं, मैनुअल। मैनुअल मैंने बोला मैनुअल ऑफ कोटा बाय सृष्टि सक्सेना, यहां पर मिलने वाली सारी प्लांट स्पीशीज की इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, किसी भी एक एरिया में मिलने वाली प्लांट स्पीशीज की इंफॉर्मेशन मैनुअल हो जाती है। और एक और नाम बता देती हूं, चलो, नाम है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो शब्द का मतलब होता है वन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में बात करूं, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, यानी कि सपोज मैंने बोला पोटैटो, पोटैटो मतलब सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम के बारे में तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब यहां पे मिलेगी। मैंने फॉर एग्जांपल नाम ले लिया, सपोज मैंने नाम लिया प्राइमेटा, टैक्सॉन है, ग्रुप है, राइट। तो प्राइमेटा ऑर्डर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन है, मोनोग्राफ में मिलेगी। मैंने बोला होमोसेपियंस, हम ह्यूमंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मोनोग्राफ में मिल जाएगी। क्लियर हुआ? एंड विद दिस हमने आज की सारी बातें पढ़ ली हैं। हमने आज क्लास 11th में नए सफर की शुरुआत करी, हमने स्कॉलर्स बनने की शुरुआत करी। और सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आई, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई क्लास 11th का बायो का पहला चैप्टर विच इज लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के 4 मेजर टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों को ये सारे नोट्स अच्छे से प्रॉपरली देखने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है और साथ में आप लोगों को डीपीपी भी सॉल्व करनी है। हम लोग इस डीपीपी के सारे डाउट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, या इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास में कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी, आपके पास में पीडीएफ्स होंगी। आपको अगर डीपीपी सॉल्व करनी है तो आपको PWE2 इंडिया की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर फ्री बैचेस में जाकर आप स्कॉलर्स बैच में जाके आज के दिन की डीपीपी देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट डे जाके इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है। तो आपको डीपीपी मिल गई, आपको नोट्स मिल गए, इन डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस मिल गए, और बताओ और क्या चाहिए? आप जो बोलेंगे आपके कदमों में हाजिर है, बस एक शर्त पे कि मुझे तुम सबका सिलेक्शन चाहिए। आई वॉन्ट कि एक दिन आएगा जब सब लोग आपको डॉक्टर्स बोलेंगे। वन डे पीपल विल कॉल यू अ डॉक्टर। इसी सपने के साथ हम आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी 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 हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ एंड अ गुड करियर अहेड। थैंक यू।